इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के बारे में। मिजोरम के रास्ते म्यांमार के मिलिटेंट ग्रुप्स को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देने के लिए जो 6 यूक्रेनियंस भारत ने अरेस्ट किए हैं, उसको लेकर यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही डिटेल्ड स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें यूक्रेन ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं, रशिया के एंगल के ऊपर ब्लेम किया है और भारत के सामने कुछ डिमांड्स भी रखी हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए पूरी स्टेटमेंट हम आपको बताएंगे। भारत की सरकार ने भी इस केस के ऊपर कमेंट किया है और यूक्रेन की एक रिक्वेस्ट है जिसको भारत ने रिजेक्ट किया है, या फिर ये कहना सही होगा कि अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। साथ ही ये भी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस केस में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसी डिवाइस हाथ लगी है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ भी लिंक्ड है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यूक्रेन की गवर्नमेंट क्या बोल रही है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर यूक्रेन की प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट है। इस प्रेस रिलीज में यूक्रेन ने कहा है कि ये प्रेस रिलीज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर जारी की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक केस में 6 यूक्रेनियन सिटीजन्स को भारत में डिटेन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो यूक्रेनियन सिटीजन्स की डिटेंशन हुई है, ये पूरा प्रोसेस रशिया की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन की वजह से स्टार्ट हुआ है। इस केस में ऐसे सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये पूरा मैटर पहले से प्लान्ड हो सकता है और पॉलिटिकल मोटिव से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग कर यूक्रेन को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके आगे यूक्रेन कहता है कि यूक्रेन किसी भी तरह के इंसिनुएशन को स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है, जिसमें इस तरफ इशारा किया जा रहा हो कि यूक्रेनियन स्टेट का आतंकवादी गतिविधियों में कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यानी जो डायरेक्टली हिंट देने की कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, उसको हम अस्वीकार करते हैं। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो रोज रशिया के आतंकवाद का सामना करता है और इसी वजह से यूक्रेन हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग और क्लियर स्टैंड लेता है। यूक्रेन और भारत पहले ही हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये प्रतिबद्धता जता चुके हैं कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक ही स्ट्रांग पोजीशन रखते हैं। 23 अगस्त 2024 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर आए थे, तब दोनों देशों के लीडर्स ने आतंकवाद की हर फॉर्म और हर तरह के आतंकवादी गतिविधियों की कड़ी निंदा की थी। इस बात पर दोनों देशों ने खास जोर दिया था कि आतंकवाद के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है और आतंकवाद से लड़ने के लिए इंटरनेशनल लॉज और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से ग्लोबल कोऑपरेशन काफी जरूरी है। भारत और यूक्रेन की इस कॉमन पोजीशन के बेसिस के ऊपर यूक्रेन का कहना है कि आतंकवाद के संबंधित किसी भी आरोप को सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स के आधार के ऊपर ही कंसीडर किया जाना चाहिए, यानी जब तक फैक्ट्स क्लियर तरीके से सामने नहीं आते हैं यूक्रेन के ऊपर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। साथ ही यूक्रेन का कहना है कि इस केस में जो भारत में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी और दोनों गवर्नमेंट्स के बीच फुल कोऑपरेशन के साथ हो। भारत यूक्रेन के साथ कोऑपरेट करे और यूक्रेन को भी लूप में ले, ऐसा यूक्रेन का कहना है। इसके आगे यूक्रेन ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल तरीके से की जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेन और भारत की अथॉरिटीज के बीच यूक्रेन अपनी तरफ से फुल कोऑपरेशन के लिए रेडी है। यूक्रेन ने आगे कहा कि जो दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स नाम की ट्रीटी साइन की गई थी, जो साल 2003 से लागू है, उसके बेसिस के ऊपर दोनों साइड्स के बीच ज्यादा से ज्यादा लीगल हेल्प और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ में यूक्रेन का यह भी कहना है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे, इस तरह की गतिविधि में यूक्रेन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि यूक्रेन तो हमेशा से भारत के साथ सिक्योरिटी, ट्रस्ट और कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। हम भारत को एक फ्रेंडली और इम्पोर्टेंट पार्टनर देश के रूप में देखते हैं और इसके ऑपोजिट रशिया एक एग्रेसिव स्टेट के रूप में हर सिचुएशन में कोशिश करता है कि फ्रेंडली कंट्रीज भारत और यूक्रेन के बीच डिस्टेंस क्रिएट किया जाए, यानी कि दूरी पैदा की जाए। यूक्रेन के अकॉर्डिंग ये पूरा इंसिडेंट जो सामने आया है, इसमें रशिया भारत और यूक्रेन के रिलेशंस को खराब करने की कोशिश कर रहा है और इस केस का इस्तेमाल करके यूक्रेन को बदनाम करने या यूक्रेन और भारत के रिलेशंस में डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश लग रही है। यूक्रेन ने आगे कहा कि ये एक डेलिब्रेट एफर्ट, यानी कि जानबूझकर की गई घटना लगती है, जो भारत और यूक्रेन की बायलैटरल पार्टनरशिप को डैमेज करने के लिए की जा रही है, जबकि भारत और यूक्रेन की पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों से स्टेडीली ग्रो कर रही है। यूक्रेन और भारत की साझेदारी मजबूत हो रही है और फ्यूचर में स्ट्रांग होने की पोटेंशियल रखती है और ये चीज रशिया को पसंद नहीं है। इसके आगे यूक्रेन कहता है कि यूक्रेन ये एक्सपेक्ट करता है कि यूक्रेन और भारत के बीच फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए भारत की अथॉरिटीज इस पूरे प्रोसेस में लीगैलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस मेंटेन करेंगी और जो यूक्रेनियन सिटीजन्स भारत में डिटेन किए गए हैं, उनके राइट्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, इंटरनेशनल लॉज के नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। यूक्रेन ऐसी अपेक्षा रखता है। अब ये थी यूक्रेन की प्रेस रिलीज का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। इसमें 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के अकॉर्डिंग इस पूरे केस में रशिया की कोई साजिश लग रही है। यूक्रेन के अकॉर्डिंग रशिया यूक्रेन और भारत की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन ने ये डिमांड की है कि भारत इस इन्वेस्टिगेशन में यूक्रेन को भी लूप में ले
और यूक्रेन को भी शामिल करे। और तीसरी डिमांड यूक्रेन ने की है कि भारत इंटरनेशनल लॉज और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। इसके साथ ही भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर ओलेक्जेंडर पोलिशचुक ने भी आज एक स्टेटमेंट जारी करके भारत से मांग की है कि भारत अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूक्रेन के एक्सपर्ट्स को भी शामिल करे। यूक्रेन के एम्बेसडर का कहना है कि अगर भारत यूक्रेन के एक्सपर्ट्स को इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल करता है तो इससे साबित होगा कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो रही है और बिल्कुल न्यूट्रल है। पूरा प्रोसेस ओपन और ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इसके साथ ही यूक्रेनियन एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि वो भारत की कोर्ट्स के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल रहे हैं या उनका ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो भारत के जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर, भारत की कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर कोई सवाल खड़े करें। लेकिन इस केस में जो भी जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और फेयर होना चाहिए। अभी जो केस है इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सर ने भी बताया कि यूक्रेन की जो भारत में एम्बेसी है उसने अपने 6 यूक्रेनियन सिटीजन्स का कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब है कि यूक्रेन की एम्बेसी अपने जो सिटीजन्स इंडिया में अरेस्ट हुए हैं उनसे मिलना चाहती है। यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव्स जेल में जाकर अपने नागरिकों से मिलेंगे ताकि उनकी कंडीशन को चेक कर सकें, उनको लीगल हेल्प दे सकें और ये इंश्योर करें कि उनके साथ इस केस में बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट हो रहा हो। देखा जाए तो ये इंटरनेशनल रूल्स के अंडर बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है। जब भी किसी दूसरे देश में अपना सिटीजन पकड़ा जाता है, अरेस्ट होता है, तो सभी देश वहाँ पर अपने लोगों की सेफ्टी और राइट्स का ध्यान रखने के लिए कॉन्सुलर एक्सेस अपनी तरफ से खुद ही प्रोवाइड करते हैं। यूक्रेन ने भी सेम इसी तरह से कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है, लेकिन भारत की सरकार ने अभी तक यूक्रेन की एम्बेसी को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है। इन यूक्रेनियंस का अरेस्ट हुआ था 13 मार्च को। आज 20 मार्च है, यानी कि पूरे 7 दिन हो गए हैं। अभी तक भारत ने यूक्रेन को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 6 यूक्रेनियंस के साथ साथ एक यूएस का सिटीजन भी पकड़ा गया है। जिस तरह से यूक्रेन की सरकार इस पूरे केस के अंदर तिलमिला रही है, यूक्रेन की गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही है, अमेरिका का रिएक्शन ठीक उसके उल्टा है। अमेरिका की गवर्नमेंट या अमेरिका की एम्बेसी ने तो इस मामले के ऊपर कोई कमेंट तक नहीं किया है, ना ही अपने सिटीजन का भारत से कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। कहने का मतलब है कि यूक्रेन और अमेरिका दोनों कंट्रीज बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। वहीं पर बात करें एनआईए की, जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसने भी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। एनआईए ने कहा है कि अरेस्ट किए गए फॉरेनर्स के ऊपर आरोप है कि इन्होंने भारत में बैंड मिलिटेंट ग्रुप्स को वेपन्स और टेररिस्ट हार्डवेयर सप्लाई किए हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे और इनके ऊपर ये भी आरोप है कि ये म्यांमार में वहां पर आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स की भी मदद कर रहे थे। एनआईए जब इस केस की डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अब उसका इंतजार है। 27 मार्च को इन सब की रिमांड खत्म होनी है। एक और अपडेट ये भी आ रही है कि इस केस में जो यूएस सिटीजन पकड़ा गया है उसके पास से जो मोबाइल फोन और कुछ डिवाइसेस हिरासत में ली गई हैं, उसमें बाकी रीजन्स में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ भी काफी सारे लिंक पाए गए हैं। और ये यूएस का व्यक्ति मिडिल ईस्ट और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी एक्टिव था। वहां पर इसके क्या लिंक्स हैं, वहां इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और किसके कहने पर ये भारत के अंदर ये सारी गतिविधियां कर रहा था, उस एंगल के ऊपर भी भारत की एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। एक और पॉइंट ये भी है कि इस केस में अभी तक एक भी इंडियन का अरेस्ट नहीं किया गया है, या फिर अरेस्ट हो गया हो और सिक्योरिटी एजेंसीज ने पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं दी है, क्योंकि ये फॉरेनर्स भी 13 मार्च को अरेस्ट किए गए थे और पब्लिक डोमेन में न्यूज 3 से 4 दिन के बाद आई थी, जब ये केस कोर्ट में गया था। अभी तो इन सभी फॉरेनर्स की मदद करने वाले इंडियंस का भी अरेस्ट होना बाकी है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारे फॉरेनर्स बिना किसी इंडियन की हेल्प के साल 2024 से भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। इन्होंने जो ड्रोन्स, वेपन्स और इक्विपमेंट यूरोप से इंपोर्ट करके भारत लाया था, भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, उसमें जरूर किसी न किसी भारतीय ने इनकी हेल्प की है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब क्योंकि ये अचानक से अरेस्ट सामने आए हैं, हो सकता है कि इनसे लिंक्ड इंडियंस जिन्होंने इनकी मदद की थी वो फरार हो गए हों, लेकिन वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को यूक्रेन की गवर्नमेंट को कॉन्सुलर एक्सेस देकर यूक्रेन को इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं, ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा, ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है।
हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है, उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं, वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।